किसी का दुख अगर देखें वहीं सिहर ले हम, किसी के जल रहे मन के जलन को काश हर ले हम। ये दुनिया खूबसूरत सी बनाने में यही करना, किसी की बात से अच्छा उसी से बात कर लें हम। और इसी कड़ी में जन मुद्दा द जीरो मीडिया की टीम आज पहुंची है डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के पास, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इस समय ग्रामीण इलाके में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उनकी सोच चिकित्सा को लेके और एक सकारात्मक समाज की दृष्टि में क्या है, आइए डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह से ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। मैं यहाँ गगहा गांव में एक चिकित्सक की भूमिका निभा रहा हूँ। आप लोगों की सेवा में तत्पर हूँ। दिन रात 24 घंटे हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इमरजेंसी से लेकर के एक क्लिनिक का, एक ओपीडी से लेकर के आईपीडी तक सारी सेवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। दिन रात कोई भी फ़ोन आता है मेरे पास, किसी भी वक्त फ़ोन आता है, उसके सेवा में उसको तुरंत इमरजेंसी सहायता देने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। चाहे मेरे पास 2 बजे या 3 बजे रात में भी कोई फ़ोन से कांटेक्ट करे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करें हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह है और मैं नेटिव प्लेस यहीं का हूँ। फिर मैंने पढ़ाई पटना से करी है। पटना के बाद जो है हमने ये गोरखपुर में कई हॉस्पिटल में भूमिका निभाई है। आरएमओज़ की, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स की भूमिका मैंने निभाया है। फिर हम शुरुआत में राड़ा हॉस्पिटल में रहे हैं पिछले 2 से 3 साल, फिर 4 से 5 साल हम सिटी हॉस्पिटल में रहे हैं। और उस सब के बावजूद फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न अपने ये सारी चीज़ें जो हम सीख करके बाहर से आते हैं, क्योंकि सुविधाएं तो बहुत हैं शहर में अगर देखा जाए तो बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो गांव में इसकी कमी है। लोगों को इसका लाभ क्यों ना मिले। तो फिर मैंने मन बनाया कि वाई नॉट टू स्टार्ट इन द विलेज। दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड 3 इयर्स बैक। 3 साल पहले की कहानी है और आज 3 साल कंप्लीट होने को है। और यही हमारा परिचय है। बस सेवा का भाव लिए हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, आप देख रहे हैं चैत का मौसम है, ठेठ भाषा में हम कहें तो। जी। फसल पक कर खेतों में तैयार है और इस समय बारिश हो रहा है। पूरी तरीके से प्रकृति उल्टा पुल्टा खेल खेल रही है और इसके कारण जो अभी बच्चे जो नवजात अभी जन्म लिए हैं, इस धरा पर आए हैं, उनके साथ उनके लिए क्या समस्याएं होंगी जो मौसम ऐसे बार बार बदलेगा तो, और उनके पेरेंट्स को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, बच्चों के बारे में तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो पावर होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, कमज़ोर होता है। बच्चों का बच्चे शारीरिक रूप से क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसलिए जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनका जो पहली बात ये ट्रांजिशन फेज़ है मौसम का। हम सर्द से गर्मी में आ रहे हैं। सर्द से गर्मी में जो आने का जो समय होता है, इसमें वायरस बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को, कभी-कभी बच्चे को न्यूमोनिया बहुत कॉमन केस है, छोटे नवजात शिशु में न्यूमोनिया। आजकल देखा जाए कि अगर बच्चा पैदा होता है, 10 में से 8 और 7 को न्यूमोनिया हो जा रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पीलिया होता है बहुत छोटे बच्चों को। तो इन सब चीज़ों को हमें देखा है, माँ-बाप को भी ये ध्यान देना ज़रूरी है कि इस समय जो बच्चे हो रहे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा हो रहे हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान दें। उनका रख-रखाव, उनका क्लॉथिंग, उनका साफ-सफाई, ये सारा का सारा बहुत इम्पोर्टेंट है और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। इसके बाद जैसा कि आपके बारे में जब हम लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि आपके यहाँ नसों के रोगी ज़्यादा आते हैं और वे संतुष्ट भी होते हैं। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि नसों के रोगी क्यों समाज में दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और मुख्य रूप से फालिज और कंपन, ये दोनों जो बीमारियां हैं नसों में, यह क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? इसका क्या कारण है और क्या समाधान आपको नज़र आता है? ये क्या अनुभव है आपका?
हाँ जी, नसों के रोगी, पहले जैसे कि आपने पहला पूछा कि नसों के रोगी की संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, बिल्कुल है। नस के रोगी की संख्या हमारे पास ज़्यादा है। चूँकि नस का जो कार्य अनुभव रहा है हमारा, ज़्यादा रहा है हमारा, जो क नस का जो रोगी के जो जितने भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ज़्यादा रहा है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि नस के रोगियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती क्यों जा रही है? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए 2 कारण होता है। पहली बात हम देखेंगे कि नस क्या होता है, हम नस में ही फालिज आता है और नस में ही हाथ-पैर में झनझनाहट, सनसनाहट और अकड़न और आपने बताया कंपन। तो पहला तो होता है फालिज। फालिज का मतलब होता है, अगर जीवन में लाइफ़स्टाइल में अगर आप खान-पान सही नहीं करेंगे, अगर आप अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे, आप अपना शुगर मेंटेन नहीं करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज़, योगा, व्यायाम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन सबको फालिज, किसी न किसी को भी हो सकता है फालिज। ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ स्ट्रैटेजी क्या है? आपकी हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य के प्रति कितने आप जागरूक हैं। फ़ालिज का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं ब्लॉकेज होती है दिमाग में, कहीं न कहीं रुकावट हो जाती है, या फिर कहीं न कहीं हाइपरटेंसिव जो स्ट्रोक होता है, कहीं न कहीं हेमरेज हो जाता है। ये एक साइड या दोनों साइड या एक कोई साइड को सूना कर देता है, शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता है। तो ये होता है खान-पान, अपने शरीर का खान-पान और अपनी लाइफ़स्टाइल कैसे आप ये कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ये तो हो गया नस से संबंधित फालिज। दूसरा आपने बताया, पूछा कि जो झनझनाहट और सनसनाहट ये होता है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि झनझनाहट का, जैसे लोग आरामदेह आरामदेह आदमी लोग हैं। आज के डेट में लोग आराम खोजते हैं। खाना है, भोजन करना है तो टीवी के सामने करना है। रिमोट हाथ में रखना है, थाली उठा कर के बिस्तर पे रख देना है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रतिशत जो है बढ़ती जा रही है। इसमें इतने परसेंटेज होते जा रहे हैं कि लोग आराम आराम खोज रहे हैं, मतलब लग्ज़री लाइफ़ में जीना पसंद करते हैं। लोग फ़ोम वाले गद्दे पे बैठते हैं। लोग आजकल जो गाँव में होता है, खाट यानी पे। कहा जाए जो अत्याधुनिक चीज़ें हैं, जी, जो हमको पहले दिख रही हैं, जी, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे लिए सुखदायक हैं, आरामदायक हैं, जी। वही इन सब समस्याओं का कारण कहीं न कहीं बन रही हैं। जी, जी। तो होता क्या है कि जब हम मोटा तकिया लगाते हैं, जो कोई थिक पिलो लगाते हैं या फ़ोम वाला गद्दा लगाते हैं, तो हमारी नसों का झुकाव एक तरफ हो जाता है। हम कभी रात में सोते समय ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी गर्दन की नस एक साइड में है, वो 5 घंटे बाद ही दूसरे साइड में होती है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम वर्किंग स्टाइल में हम काम करते हैं, लोग लग्ज़री वाला वो चेयर इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कोई भी चेयर होता है, उसका एक अपना स्पेशल पोस्चर होना चाहिए। आजकल मार्केट में ऐसे चेयर्स हैं, उनका अपना विशेष क्वेश्चन लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ़स्टाइल अगर आप आरामदेह खोजेंगे, तो निश्चित रूप से नस की समस्या, झंझनाहट, कंपन, अकड़न आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, लाइफ़स्टाइल, खान-पान, व्यायाम, योगा अपने लिए आप ज़रूर ध्यान दें, इसका विशेष ध्यान दें। पिछले दिनों हम सभी ने देखा पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से त्रस्त जी, था जी। और उस समय तमाम सामाजिक संगठनों ने, जी, तमाम चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए लोगों ने जी, बहादुरी का परिचय देते हुए जी। समाज के लिए कुछ न कुछ बेहतर तरीके से लोग लगे हुए थे, अपने जान को जोखिम में डाल के। जी। उस समय डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह कहाँ थे? उनकी क्या भूमिका थी? जी, डॉक्टर मुकेश सिंह वहाँ थे, जहाँ पे मैं बताऊँगा तो शायद आपको एहसास नहीं होगा। डॉक्टर मुकेश सिंह अपने चैम्बर में बैठते थे सुबह 6 बजे, साढ़े 5 बजे, और पेशेंट्स की लाइन लगी रहती थी हमारे क्लिनिक के सामने रोड्स पे, चूँकि इतने नंबर्स ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा थे, तो हमारे क्लिनिक के सामने रोड पे पेशेंट बैठे रहते थे 50-50, 100-100। हमारी दिनचर्या शुरू होती थी सुबह साढ़े 5 बजे और रात एंड होती थी 11 बजे। चूँकि एक ऐसा क्रिटिकल समय था, ऐसा धर्म संकट वाली बात थी कि उसमें हम अपना भी ख़्याल रख सकते तो रखें, मरीज़ का ख़्याल ना रखें तो शायद कहीं न कहीं ये नाइंसाफ़ी होती। हमारी जो आत्मा है वो कभी ये इस बात का अलाउ नहीं करती, इस बात को कभी इस चीज़ को नहीं कहती कि नहीं आप घर पे बैठो। मेरी इस दिनचर्या सुबह साढ़े 5 से रात के 11 बजे तक होता है, बल्कि रात में फ़ोन भी आ जाता था तो हम आते थे 2 बजे, 3 बजे, ऐसे क्रिटिकल, क्योंकि इस तरह इतनी कैज़ुअल्टी, इतनी क्राइसिस, इतना डिसास्टर मैंने देखा उस टाइम, कोविड के टाइम। हर घंटे मौतें होती थी हमारे किसी के भी सर्विस, वो हेल्थ सेंटर पे हर घंटे आधे घंटे में कुछ न कुछ ऐसी सुनाई बातें अच्छा देती थी। डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोकना जी। चाहूँगा। एक कोई ऐसा मरीज़ रहा हो आपके उस पूरे कार्यकाल के दौरान में, जो आपको लग रहा हो कि नहीं वो बच नहीं पाएगा, चाहे ऐसा, और आज वह सही सलामत हो, और अगर आप
आज वो आपसे मिलता हो तो क्या उसका मतलब आपके प्रति क्या भावनाएँ रहती हैं या उसको देख के आपको क्या महसूस होता है? जी, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जी, ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लगता था कि वो नहीं बच पाएँगे। कोई थोड़ा-सा भी एकदम थोड़ा-सा भी चांस नहीं था। लेकिन आज देख कर के लगता है मतलब कम उनकी उम्र में मेरी उम्र से 2 गुना, ढाई गुना है, लेकिन आज आकर के पैर जब छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि आप ऐसा ना करो। क्योंकि उनके मन में एक भावना है, वो एक भावना के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि उस समय आपने हाथ नहीं बढ़ाया था। हालाँकि ये सब करने वाला तो ऊपर वाला होता है, क्योंकि डॉक्टर भी श्रेय देता है भगवान को। मैं भी दे रहा हूँ भगवान को श्रेय। लेकिन ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो आ करके बहुत मतलब उनका तो फीलिंग मैं बता नहीं सकता आपको। इसीलिए तो कहा जाता है दुनिया में कि भारत बहुत ही खूबसूरत देश है, क्योंकि यहाँ सभ्यताओं का देश इसे कहा जाता है। तो ये हमारे सभ्यता में ये सारी चीज़ें रची पली बढ़ी हैं कि लोग डॉक्टर को ही भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। तो अगर वे लोग आपको इस तरीके से आपके साथ ये करते हैं तो ये उनकी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार है। और मेरा एक प्रश्न बनता है कि आजकल के जो युवा हैं, हालाँकि इस प्रश्न का जवाब आपने पिछले एक उत्तर में दे भी दिया है, फिर भी विशेषकर युवाओं के लिए, चूँकि आप भी खुद अभी एक युवा हैं और एक स्मार्ट युवा हैं, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो आप को क्या लगता है कि मतलब युवाओं के लाइफ़स्टाइल में क्या है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि जो बहुत जल्दी युवाओं में ऐसी बीमारियाँ देखी जा रही हैं, जो पहले प्रौढ़ावस्था में आती थी? तो आपको क्या लग रहा है युवाओं को क्या करना चाहिए इस वर्तमान समय में कि वे बचें? रक्तचाप, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियां युवाओं में बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है घुटने संबंधी बीमारियां भी युवाओं में आ रही हैं। मैंने एक बार फिर से बताया आपको, फिर से बता रहा हूँ कि इंसान का एक सोच होता है कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ नहीं सकता। अपना जो आरामदायक अवस्था है, ये हमारी सोच है। मतलब एक आदत होती है, एक स्वभाव होता है कि इंसान अपने कंफर्ट ज़ोन को कभी नहीं छोड़ सकता। हम जिस वे में कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, उस लाइन को छोड़ना ही चाहिए। कभी कोई चाहेगा कि गाड़ी जिस तरह से चलाई जाए, इस हाई स्पीड में मज़ा आ रहा है, कोई चाहेगा गाड़ी को धीमी करनी, कभी नहीं चाहेगा कोई। कभी कोई चाहेगा कि हम बड़े अच्छे वाले बेडरूम में सो रहे हैं और अच्छी नींद आ रही है, भले उससे कमर की रीढ़ की हड्डी की समस्या उत्पन्न हो जाए या फिर आपके नेक वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, सर दर्द चालू हो, लेकिन कोई चाहेगा कि वो उस बेड को छोड़ करके वो ज़मीन पे सोए। सिंपल सा एग्जाम्पल ये होता है कि इंसान अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता। ये सबसे बड़ी इंसान जिस टाइम अपना कंफर्ट जोन छोड़ देगा, वास्तव में उसके लाइफ में क्रांति आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम चूँकि युवाओं की बात आपने पूछी है, बहुत सारे युवा 9 बजे तक सोना, सवेरे 10 बजे तक सोना, लेट नाइट पार्टी करना, नशा की प्रवृत्ति, मोबाइल का प्रवृत्ति, नशा की प्रवृत्ति, मैं आपको बताऊँगा ये जीवन में काल है। देखिए प्रकृति का एक सिस्टम होता है, प्रकृति जो ऊपर वाला है ना, जो नेचर है ना, वो आपको चीज़ों को रिटर्न सूद ब्याज समेत लौटाता है। अगर आप प्रकृति को कुछ करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति कहता है कि आपके लिए 5 बजे सुबह उठना आसान है, अच्छा लगेगा। अगर आप उठें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप 9 बजे से आप कोई भी बात नहीं मानको, सारे बात को वायोलेट करते हैं, तो निश्चित रूप से वो तो सूद और ब्याज के समय इंटरेस्ट के साथ लौट आता है, बीमारियों के रूप में। अच्छा, हृदय के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी। हृदय के रोगियों पे आप मुख्य रूप से क्या बताना चाहेंगे? जो भी लोग अभी हैं, अचानक से पता चलता है, जी। हम समाज में रहते हैं, वह व्यक्ति हमारे और आपके बीच में था, जी। अचानक से हमें मैसेज या कॉल आता है कि उन्हें अचानक हृदयाघात हो गया, यानी हार्ट अटैक जिसे लोग बोलते हैं। तो क्या रीज़न इसका क्या है और क्या अभी अगर जो भी पीड़ित हैं हृदय के रोग से, उन्हें अभी क्या बचाव रखना चाहिए? कम से कम क्या ख्याल करना चाहिए? देखिए कि जो कार्डियक प्रॉब्लम्स जो हैं डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लोग के अंदर ये जागरूकता अवेयरनेस अभी बिल्कुल नहीं है। क्या खाना है, क्या गए शादी में, पार्टी में, कुछ भी मिला, कोई फ्री का मिल रहा है हम खा लेंगे, कुछ भी मिला खा लिए, घर पे कुछ बना ओवरडोज ले लिए, ठीक है। और खान पान लाइफ स्टाइल ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपको रिटर्न के फॉर्म में दे देगी। ऐसे बहुत सारे युवा हैं और एडल्ट लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि बहुत सारे एक्सेसिव जिम करने वाले, आप देख रहे होंगे कि आजकल एक्सेसिव जिम करने वालों को भी अटैक्स आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि आप अभी किसी अपनी बॉडी पे इतना बैलेंस करिए कि वो आपकी बॉडी टॉलरेट कर पाए। कोई भी चीज़ संतुलित होना चाहिए कुल मिला-जुला कर। एक स्वस्थ
समाज के निर्माण में आप लगातार एक बेहतर कार्य करते चले आ रहे हैं और अभी आपको बहुत सारे आयाम अपने जीवन में हासिल बिल्कुल, करने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जनमुद्दा द जीरो मीडिया की टीम इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। आपने हमारे दर्शकों से अपने अनुभव के आधार पर जानकारियों को साझा किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस हम जाते जाते आपसे इतना पूछना चाहेंगे, एक स्वस्थ, बेहतर और सकारात्मक समाज के लिए एक चिकित्सक की दृष्टि से क्या माहौल होना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन लीजिए, ऑर्गेनिक प्रयास करें। घर में अगर थोड़ा-सा भी खेत हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। घर पे घर की उगाई उगाई हुई सब्जियों का सेवन करें। समय से सोएं, समय से जगें, टाइम से व्यायाम करें, योगा करें, अपनी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करें और स्वस्थ रहें। इससे बड़ा कोई और नशा प्रवृत्ति को छोड़ें। मैं बार-बार यही कहूँगा कि आजकल के युवा और समाज नशा की चीज़ों में फँसती हुई जा रही है। डे बाय डे एक तरह का उनमें रुझान एक तरह का रुझान देखने का मिल रहा है। मैं यही कहूँगा, लाइफ़स्टाइल नेचुरल तरीके से जिया करिए, निश्चित रूप से आपको कुछ नहीं होगा। और मेरी यही हम तो आपके सेवा में 24/7 तत्पर है, कोविड से लेकर के आज तक, और आगे भी हमारा प्रण यही रहेगा। हम कहीं कोई अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे अपने पेशेंट्स के प्रति, मरीजों के प्रति। बहुत-बहुत यह थे डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। गगहा चौराहे पे मुख्य कार्नर पे ही इनका क्लिनिक है, जहां पर डॉक्टर साहब चौबीसों घंटा अपने चिकित्सीय सेवा को लेकर हाजिर रहते हैं समाज के लिए। एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगा, चूँकि पत्रकार लोभी होता है, प्रश्नों का लोभी होता है। अब जाते जाते एक प्रश्न आ गया है तो मैं पूछना चाहूँगा आपके तरफ से। डॉक्टर साहब, सारी व्यवस्थाओं से जो संपन्न है वह तो प्राइवेट चिकित्सा ले लेता है। क्या कभी कोई असहाय, पीड़ित ऐसा व्यक्ति जो वाकई चिकित्सीय सेवा को लेने का उसके पास व्यवस्था न हो, तो क्या ऐसे मरीजों के लिए भी डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के दरवाजे खुले हुए हैं? मैं ऐसे मरीजों की सहायता 2 तरीके से करता हूँ। चूँकि मेरा अनुभव रहा है, चूँकि जिस अस्पताल में पहले मैंने अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया, वो मेडिकल कॉलेज के बगल में ही था। मैंने वहाँ से जुड़े हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज से काफ़ी लोगों से संबंध बनाए। अच्छा संबंध व्यवहार उनसे चलता है। कई मेडिकोज़, कई डॉक्टर्स हमारे कॉन्टैक्ट में हैं। पहली तरह से मदद मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे से जो संभव हो सकता है, मैं अपने सेंटर पे देता हूँ। जो भी सहायता मेरे से हो सकती है, मेरे से जो संभव नहीं हो सकता है, अगर ऊपर की बात होती है, अगर हायर सेंटर की बात होती है, तो मैं पूरी तरह से प्रयास करता हूँ कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किसी डॉक्टर से बात किया जाए, सदर हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से बात किया जाए, और मरीज को जब तक एडमिट ना हो जाए, जब तक उसको फ्री में चिकित्सा व्यवस्था चालू ना हो जाए, तब तक मैं डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। मैं 2 तरीके से करता हूँ मदद। तो यह विचार आपने जाना डॉक्टर साहब का, और सही भी है। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार या भारत की केंद्र सरकार, दोनों की तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिससे ऐसे गरीब और असहाय लोग इलाज कराकर लाभान्वित भी हो रहे हैं। जिससे कहा जाए तो आयुष्मान कार्ड योजना भी है, इससे बहुत से परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। और एक डॉक्टर अगर उनका भी एक सीमित दायरा होता है, उससे बढ़कर अगर वह लगे हुए हैं और वहाँ तक लोगों की मदद करने का सोच इनके पास है, तो डॉक्टर साहब के लिए हमारी टीम एक बार फिर से शुभकामनाएं करेगी कि आप ऐसे ही लोगों के काम आते रहिए और समाज में समय समय पर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जन मुद्दा द जीरो मीडिया। मैं हूँ अजय पटेल वाग्मी।